नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के ऑडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन की। यह ऑडियो लेक्चर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑडियो लेक्चर। साल 1895 में सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग किया। साल 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा के गठन की बात दोहराई और कहा कि भारतीय अपने भाग्य का निर्माण खुद करेंगे। उन्होंने कहा, स्वराज ब्रिटिश संसद द्वारा दिया गया उपहार न होकर भारतीयों की इच्छा से उत्पन्न होना चाहिए। साल 1924 में स्वराज पार्टी की ओर से भारत में संविधान की मांग उठाई गई। साल 1925 में दिल्ली में संपन्न हुई सर्वदलीय बैठक में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। यह भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का पहला प्रयास था। औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग ब्रिटिश सरकार से 1926 में एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया। साल 1928 में बनी नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा के गठन की बात की गई। 1936 में कांग्रेस के मंच से लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से उत्पन्न क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान होकर भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। लॉर्ड इरविन की सलाह थी कि इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल न किया जाए क्योंकि किसी भी मुद्दे पर भारतीय एक मत नहीं थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। साल 1927 में ब्रिटेन में गठित होने के बाद साल 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। यह भारत में जहां भी गया, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध करते हुए लाठियों से पिटने के कारण पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे ऊपर पड़ रही लाठियां ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। भारत के तत्कालीन गृह सचिव के पद पर तैनात लॉर्ड ब्रेकनहेड के द्वारा भारतीयों को संविधान निर्माण की खुली चुनौती दी गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार भी किया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से देश का एक भावी संविधान तैयार किया गया और उसमें जिन प्रावधानों की चर्चा की गई उसमें से था भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा प्रदान किया जाए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए और केंद्र व प्रांत और देसी रियासत उसमें शामिल होंगे। संसदीय और उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और नागरिकों को 19 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए जाएं। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रतिपादन कर दिया गया क्योंकि जिन्ना को नेहरू रिपोर्ट में इस प्रावधान से नाराजगी थी कि उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करने की बात की गई थी। इसके चलते ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने का बहाना मिल गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। साल 1939 में भी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से संविधान निर्माण की मांग किया। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की सहमति के बिना ही दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी गई। इसके चलते कांग्रेस नाराज होकर अपने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया और मुस्लिम लीग प्रसन्न होकर
22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भी मुक्ति दिवस में मुस्लिम लीग का समर्थन किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था, खास करके अमेरिका का, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करना द्वितीय विश्व युद्ध का नारा था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र करने के मूड में नहीं दिख रही थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दूसरे विश्व युद्ध जनित परिस्थितियों से निकलने के लिए अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव और 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतवासी करेंगे। आगे चलकर क्रिप्स मिशन द्वारा भारत को औपनिवेशिक स्वशासन देने की बात कही गई। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को आलोचना करते हुए पोस्ट डेटेड चेक बतलाया। भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए साल 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया और आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन हुआ और ब्रिटेन में भी सत्ता परिवर्तन हो गया। लेबर पार्टी सत्ताधीन हुई और इस पार्टी को भारतीयों के प्रति काफ़ी सहानुभूति थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना गया। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बनाए गए। स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके अन्य 2 सदस्य थे। भारतीयों को सत्ता सौंपने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन 23 मार्च को भारत आया। साल था 1946। कैबिनेट मिशन ने विभिन्न राजनीतिक दलों और स्वतंत्र जनों से विचार विमर्श करने के बाद 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया। कैबिनेट मिशन द्वारा दीर्घकालीन सिफारिश में अखिल भारतीय संघ की बात कही गई। रक्षा, विदेश और संचार के मामले केंद्र के पास होंगे, अन्य विषयों पर राज्य का अधिकार होगा। अवशिष्ट विषय को राज्य को सौंपने की सिफारिश की गई, जबकि इस सिफारिश को संविधान सभा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि अवशिष्ट विषय को संविधान सभा ने केंद्र को सौंप दिया, जिसके चलते केंद्र शक्तिशाली बना रहे। भारत ब्रिटिश मैत्री से संबंधित सिफारिश के अंतर्गत कहा गया कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करे। भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करे या न करे, इस पर मतभेद था। अंत में पटेल और नेहरू के प्रभाव से भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। अंतरिम सरकार का गठन करना ब्रिटिश सरकार की महत्वपूर्ण सिफारिश थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और अब आइए बात करते हैं कि अंतरिम सरकार में शामिल होने वाले 14 मंत्री और इनके विभागों का बंटवारा किस प्रकार किया गया। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी थे, साथ में विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल मामले इन्हीं के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, जान मथाई उद्योग एवं वितरण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली खां वित्त, आई चुंदरीगर वाणिज्य, अब्दुल रब निस्तार संचार, गजांतर अली खान स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल कानून, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा और CH भाभा निर्माण, खनन और ऊर्जा। आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान सभा का गठन करना था। इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। आपको रिकैप करवा दें कि इसमें 3 सदस्य थे। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष,
एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स इसके दो अन्य सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न होती है। फ्रांस के प्रावधानों के अनुसार ये सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, इसीलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पर सदस्यों की संख्या काफ़ी कम थी। कारण था लीग ने बहिष्कार किया था और देसी रियासत अभी भी असमंजस में थे, इसलिए भाग नहीं लिए। कहा जाता है यह ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। दूसरी बैठक की बात करें तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और अब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनका निर्वाचन हुआ था। बिहार गांधी के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन में भी गांधी जी के साथ थे। 1950 में इनको राष्ट्रपति चुना गया और 1952 में राष्ट्रपति के रूप में इनको निर्वाचित भी किया गया। बात आती है 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत यह उद्देश्य प्रस्तावना का आधार बनती है आगे चलकर। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने और इसके पारित होने में एक लंबा समय व्यतीत होता है। कारण है अंबेडकर जी ने कहा हम इतने कम लोग इसे पारित नहीं करेंगे तब तक जब तक यह निश्चित न हो कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य आना चाहते हैं और देसी रियासत अपना रवैया नहीं बता देती, मतलब आना है या नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातों को जानना यहाँ महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में होता है। संविधान सभा का इनको जनक कहा जाता है, लेकिन केवी राव ने संविधान की जननी भी इनको संबोधित किया है। संविधान का जनक, संविधान की जननी का दर्जा प्राप्त करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार बंबई की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश हार गए। मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल सीट से जीते, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ और यह पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में चला गया। परिणामतः प्रतिनिधित्व भी चला गया। आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इस समस्या को देखते हुए आईसीएस अधिकारी BN राव, इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले सदस्य भी थे और संविधान सभा के विधिक सलाहकार भी। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा अंबेडकर का सदस्य होना जरूरी है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई के प्रधानमंत्री बीजी खेर से कहा कि अंबेडकर को सदस्य बनाएं। तब जाकर बीजी खेर ने बंबई सीट से जीते हुए सदस्य MR जयकर से इस्तीफा लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदस्य बनाया। बर्मा के संविधान निर्माण में भी BN राव का नाम जरूर याद रखें। आगे चलकर BN राव ने संविधान का प्रारूप बनाया और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। कभी कभी इस तरह से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति का काम BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करना था, न कि प्रारूप को तैयार करना। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का जिक्र करना चाहूँगा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पर विचार साल 1940 में आई थी और इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदू धर्म की पहेलियाँ। और अब आइए संविधान और संविधान निर्माण से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों पर नज़र डालते हैं, जो न सिर्फ आपकी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि आपको रोमांचित भी करेगा। भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले थे
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और नंदलाल बोस। रायजादा ने नेहरू के सामने हर पन्ने पर अपना और अंतिम पेज पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की शर्त रखी और इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लेने की बात कही। नेहरू जी राजी हो गए। भारतीय संविधान को इटैलिक रोमन स्टाइल में लिखा गया। हर पन्ने पर फूल पत्तियों का बॉर्डर बनाया गया। लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ पर इसे संसद के विशेष अधिवेशन ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अब आइए जिस निब से संविधान को लिखा गया उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। पूरे संविधान को लिखने में कुल 432 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल हुआ। संविधान लिखने में 303 नंबर की निब का उपयोग किया गया। ये निब इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से आयात की गई थी। निब को होल्डर में लगाकर पेन बनाए गए जिन्हें स्याही में डुबोकर संविधान लिखा गया था। लोकतांत्रिक आधार पर किसी भी प्रस्ताव को बिना बहस बिना बहुमत के पारित नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुल इसमें 11 और 1 अधिवेशन हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसे अधिवेशन के रूप में माना जाता है, इसलिए कुल बैठकों की संख्या 12 होगी। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम अयाज रसूल थीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया। इस दिन कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 394 अनुच्छेद में 15 अनुच्छेदों को लागू करने की बात कही गई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। इसमें कांग्रेस से घोषणा किया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और वास्तविक मायने में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। 26 जनवरी की महत्ता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी को ही संविधान को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय लिया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। संविधान सभा 2 रूपों में काम करती थी। संविधान का निर्माण करने के लिए भी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संसद के रूप में भी काम करती थी, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया। अनुच्छेद 380 के तहत अंतरिम राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में इस अनुच्छेद को निरसित कर दिया गया है। भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 में किया गया। अनुच्छेद 394 में ही कहा गया कि संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। आपको बता दें कि इसके पहले अनुच्छेद 394 के तहत 16 अनुच्छेदों को लागू किया जा चुका था। 15 अगस्त 1947 से संविधान के पूर्ण रूप से लागू किए जाने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए देश की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसका उल्लेख स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया। अनुच्छेद 395 कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को
निरसित किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयासों के पश्चात पूर्ण हुआ। इसी दिन नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद के संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया। पूरी तरह से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान निर्माण के लिए कुल 15 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें समिति और उनके अध्यक्ष आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो एक नज़र इस पर डालते हैं। नियम समिति अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति, संचालन समिति, रियासत समिति और झंडा समिति की अध्यक्षता की है। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति एच.सी. मुखर्जी और प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। अब बात करते हैं संविधान पर की गई प्रमुख टिप्पणियों की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा, बिना दुल्हन की शादी बतलाया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष लॉर्ड साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा। ऑस्टिन ने संविधान सभा का मतलब कांग्रेस बतलाया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दिया। के.वी. राव ने कहा, अंबेडकर को संविधान की जननी कहना चाहिए। अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। नवंबर 1947 से संविधान सभा ने संसद के रूप में भी कार्य किया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसी ने किया था, जबकि वास्तविक संसद 13 मई 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो आज के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों की, यानी संविधान में कौन से प्रावधान कहां से ग्रहण किए गए हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।